एक एटमॉस्फेयर 10 की पावर 5 पास्कल की हेल्प से सबसे पहले मैंने पार्शियल प्रेशर तो जो दे रखा था शायद उसको इसको किस में कन्वर्ट किया है, पास्कल्स में। कोई इसमें कन्वर्जन में गलती होगी पकड़ लेना, ठीक है। देन व्हाट, यूजली गड़बड़ क्या हो रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल के आंसर रिपोर्ट कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज नॉट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल्स यानी अमाउंट ऑफ, देखिए अमाउंट की SI यूनिट मोल्स है, तो अमाउंट ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अगर आपसे मोल्स या अमाउंट पूछा है तो आप पहले मोल फ्रैक्शन जो निकाल रहे हैं वो आपका आंसर नहीं है। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद आपको N ऑफ CO2 का अमाउंट यानी उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब अगेन कितने ml था, 500 ml। 500 ml में कितना, 1000 ml में लास्ट क्लास में 55.5 याद करा दिया, तो कैलकुलेशन बच गई मेरी अब नेक्स्ट टाइम करते हुए। तो 55.5 पर डिवाइड करके मैं आधा कर दूंगी, वो यहां पर पुट हो जाएगा, राइट, 27.75। इसको मैंने इग्नोर किया है। क्यों इग्नोर किया है, कहां इग्नोर करना है ये बता दो, ज्यादातर जगह इग्नोर होगा। गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड वाटर, ऑब्वियसली वाटर इज एक्सट्रीमली लेस, बहुत कम होती है, इसीलिए आप बड़े आराम से इसको इग्नोर कर पाएंगे। तो एट द एंड यहां से जो मोल फ्रैक्शन निकल के आया होगा वो आपके सामने है। दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। जैसे ही ये मोल फ्रैक्शन निकल के आया, यहां पुट किया, यहां नीचे वाले को इग्नोर किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ। तो जब मैं इतनी पास खड़ी होती मुझे सब दिखाई नहीं देता एक साथ, मैं अंदाजे से एरो बनाती हूँ, तो कोई एरो गलत ना बन गया हो तो जस्ट हैव अ लुक। मुझे पता है हेनरी लॉ कांस्टेंट पास्कल में है, मुझको एटमॉस्फेयर को या तो पास्कल में करना होगा या वाइस वर्सा। वो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके वो कैलकुलेशन कराना मेरा नहीं बनता जब दूसरी बार हो रही है। आप अपने आप यहां प्रेशर ऑफ CO2 पुट करिए, अपने आप यहां KH पुट करिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकालते ही उसको इसके साथ इक्वेट करिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया, दैट इज योर आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सबसे बेसिक, जस्ट जो लोग हेनरी एक बार और सुन के, अच्छा ये भी हो सकता है अमाउंट पूछा हो ग्राम्स में, दैट डिपेंड्स, 4 ऑप्शन, दैट डिपेंड्स क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है, उसमें शब्द क्या यूज किए समटाइम्स। तो जरूरी नहीं है आपका मोल्स मैच करे, हो सकता है आपका मोल्स मैच ना करे तो आपको ग्राम्स का सहारा लेना पड़े, शायद उसमें ग्राम पूछे हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए, तो उसको उसके मोलर मास 44 से तो मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, तो उसको 44 से मल्टीप्लाई करते ही उसके ग्राम्स आ गए, दैट इज ओके। क्लियर सबको? तो इस तरह से ये हेनरी लॉ मैंने लास्ट क्लास में क्लोज करके भेजा था। एक और क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू इरिटेटिंग है और ये बोर्ड्स में ज्यादा आता है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको परेशान करने के लिए दिया है। N2 गैस को मैंने वाटर में डाला, और कितने वाटर की बात हो रही है, जैसे 1 लीटर मिलता है मैं 55.5 तो रिजर्व कर लूंगी वैल्यू, कि मुझे पता है मेरे को 55.5 इसमें यूज करना है। पार्शियल प्रेशर N2 का दे दिया। ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक आदत पड़ेगी, क्या मैं 0.98 को 1 ले लूं? ये तुम लोगों को मैं नहीं बताऊंगी, मेरे को क्या है, मेरे को तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है, मेरे को तो शायद करनी भी नहीं, तुमने करनी है। जब ये खुद की प्रैक्टिस होगी, कैलकुलेशन में अड़ोगे, फंसोगे, फिर एक बार साइड में करके तो देखोगे, 0.98 को 1 लेके देखिए कितना फर्क आ रहा है आंसर में। इस क्वेश्चन में KH देखिए किस यूनिट में है, किलो बार। KH मेरे पास है किलो बार में, और मेरे को प्रेशर दे दिया बार में, तो किलो बार को सर्टेनली मेरे को बार में तो लाना पड़ेगा, सेम यूनिट होनी चाहिए, खाली बार बार से तो काम चलेगा नहीं, किलो बार और बार को भी मेरे को सेम उसमें लाना पड़ेगा न्यूमोनिक्स में। अब मेरे पास देखिए ये क्या किया है मैंने, व्हाट आई हैव डन, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, दिस इज हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। यहां से मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला और मैंने अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है मेरे को। तो ये मैंने 10 की पावर -3 किया है, जो भी किया है ये आपने देखना है क्या किया है, क्यों किया है। ये मेरे ख्याल किलो का 10 की पावर 3 है, जो नीचे आना चाहिए था, ऊपर ले आई तो क्या हो गया 10 की पावर -3। सिंपल कैलकुलेशन। अब इसके बाद आपको नीचे देखिए मैंने लिखा भी नहीं प्लस N2 के मोल्स, बिकॉज वी नो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन गैसेस की वाटर में सॉल्युबिलिटी इज पैथेटिक, वेरी लो।
इग्नोर कर सकते हो, 1 लीटर 55.5 में तो जरूर ही कर सकते हो। आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, यस दिस कैलकुलेशन इज लिटिल डिस्टर्बिंग। ये इतनी करनी है, यस करनी है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस क्वेश्चन में मेरे से मोल्स पूछा जाएगा, और हमने एंड में मिली मोल्स पूछ लिया। आप पहली जर्नी तो यहां तक करते हो, फिर ये करते हो, और अब तो आंसर मैच करेगा, और 4 ऑप्शन में से एक मैच भी कर रहा होता है। बट मिली मोल्स क्वेश्चन में पूछा है तो फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ना है, आपको पता है, लेकिन आपके पास दोनों आंसर्स होंगे और क्वेश्चन में मिली मोल्स पूछा होगा तो आपको सही चूज करना है। व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? ये गैस का होता है कि लिक्विड का होता है? खत्म, यही खत्म, पहला कंफ्यूजन। वेपर प्रेशर गैस का नहीं होता, गैस के लिए वेपर वर्ड नहीं यूज होता, गैस के लिए गैस यूज होता है। जो चीज गैस नहीं बन पा रही है, ज्यादा जो चीज लिक्विड है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये कंफ्यूजन आज मैं आपका पूरा करती हूं। आपने पहली बार वेपर वर्ड सुना है बॉइलिंग के दौरान, कि कोई लिक्विड की बॉइलिंग कब होती है? जब लिक्विड के सरफेस पर बैठे हुए मॉलिक्यूल्स का, जो भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर है, एक ग्लास भरा हुआ है और ऊपर यहां पर लिक्विड का जो सरफेस है, उसके मॉलिक्यूल्स रेगुलर किस में कन्वर्ट होते रहते हैं? वेपर्स में। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं, हवा में जा रहे हैं, उनको वेपर कह रहे हैं। इतने बड़े ग्लास में पानी भरा है, इतनी सी जगह, उसके थोड़े से वेपर्स हैं, ये कहलाते हैं वेपर्स। वेपर्स पे गैस का कोई लॉ नहीं लगता, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। वेपर इज नॉट गैस एट ऑल। लिक्विड सरफेस के ऊपर उसी लिक्विड के थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होते हैं वेपर स्टेट के, तो उसको कहते हैं, उसकी वजह से कंटेनर की वॉल पे लगने वाले प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। मान लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें मैंने एक लिक्विड भर के रखा, रूम टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर है तो लिक्विड, राइट, है तो लिक्विड स्टेट। जो भी बाहर से टेम्परेचर या हीट है, उसकी वजह से थोड़े बहुत वेपर जरूर होंगे। इन वेपर्स की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कब नापना चाहिए, कब रिपोर्ट करना चाहिए? मान लीजिए आप एक ग्लास पानी फ्रिज से उठा के इस रूम में लाते हो, तुरंत वेपर प्रेशर नापते हो, गलत आएगा। पहले उस पानी को बाहर के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आने दीजिए, उतना टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब करने दीजिए। जब वो उतना टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तब आप देखोगे यहां पर अपैरेटस लगा के इसका वेपर प्रेशर कितना है। जब वेपर और लिक्विड में इक्विलिब्रियम आपस में आ जाता है, जितनों ने ऊपर जाना था गए, जितनों ने नीचे आना था आ गए, उस वक्त वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है। वेपर इज नॉट गैस, ठीक है, राइट। लिक्विड जो गैसियस स्टेट में जाता है, वो गैसियस स्टेट में जो गया इन इक्विलिब्रियम विद इट्स ओन लिक्विड, अपने ही लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में जो वेपर्स हैं, उसकी वजह से लगने वाले प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। यस, एक कंटेनर में 2 गैसेस हैं, तो उससे लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वो भी प्रेशर तो है, आप उसको भी चलते चलते वेपर प्रेशर कह सकते हैं, फिर। लेकिन वेपर प्रेशर का अभी जो मतलब हम ले रहे हैं, लिक्विड सरफेस, लिक्विड सॉल्यूशन चल रहा है ना चैप्टर मेरा, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैस है, उसकी वजह से लगने वाले प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को लेके कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस में 2 दिन चलना है, लाती रहूंगी, राइट। कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे इंफॉर्मेशन जो अंडरस्टूड होती है, आपको पता होंगी, वो मैं लाती रहूंगी। अब वेपर क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, उसकी किताबी डेफिनेशन, राइट, कि वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबाउ द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर्स हैं, उनकी वजह से एक्सर्ट होने वाले प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, राइट। ये हम क्लास 11th के इक्विलिब्रियम के जेई के हिस्से में है, जो मैंने कहा था शुरू में ही ले लेते हैं। ये चैप्टर इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाया गया था, या थर्मोडायनेमिक्स, इनके बीच में कहीं लाते हैं, कोई कभी पढ़ाता है, कोई कभी पढ़ाता है। तो वो मैं आपको अब बता दूं क्या थी इक्वेशन। आपको क्या लगता है, ये इक्वेशन ना भी आए, सबको बेसिक पता होना चाहिए,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर का क्या होगा, इस कंटेनर पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या है, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो दूर भागेगा तो वो कहाँ आएगा, वेपर फॉर्म में, राइट। यही पढ़ रहे हैं हम पिछली क्लास से। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर आंख बंद करके बढ़ेगा, जब मैं इस कैटेगरी की बात कर रही हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। इस बारे में जो मैथमेटिकल वेरिफिकेशन पूरे सबूतों के साथ दिया वो इसने दिया। ये अभी नाम से नहीं बोल रही मैं, बट ये एक इक्वेशन थी, इसी को क्लेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं। वैसे वो भी मिल जाएगा किसी स्लाइड, अच्छा कहीं ना कहीं आ जाएगा वो, हैव अ लुक। क्या है ये, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.303। वो अंडरस्टूड है, कहीं यहाँ लिखा मिले तो घबराएंगे नहीं। इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन, कोई भी वर्ड मिल सकता है, डिवाइडेड बाय गैस कांस्टेंट। इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की अक्सर यूनिट जूल्स में होगी, तो आर आपको क्या लेना पड़ेगा 8.314 किलो जूल होगी, तो वी नो उसको किलो जूल में लेना है। यहां पर 1/T1 माइनस 1/T2 हम अपने डिस्कशन में एज्यूम कर रहे हैं T2 इज हायर टेम्परेचर एंड T1 इज लोअर टेम्परेचर। क्वेश्चन में ट्विस्ट कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका जिम्मा होगा क्वेश्चन करते वक्त। इफ T2 इज हायर देन T1, क्वेश्चन में पहला ट्विस्ट अगर मैं एक नीट के बच्चे को देना चाहूं, मैं इसे पलट दूंगी। जब मैंने इसे पलट दिया यहां सब पलट जाएगा। ये इक्वेशन तब कामयाब है जब हायर टेम्परेचर वाला ये माइनस में आ रहा है। अगर T2 लोअर है तो आपको इक्वेशन को यूं करना पड़ेगा और आपका थोड़ा माइंडसेट चैलेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो अगर ये अब सोचूं, मान लीजिए आप एक एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इवेपोरेशन वेपोराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर मैं एक एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रही हूं, एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, उसको हीट चाहिए, वो टेम्परेचर मांग रहा है, हीट मांग रहा है, तो T2 इज हायर देन T1। एंडोथर्मिक का मतलब पता लग गया, आपको हीट करना पड़ रहा है, उसको हीट डिमांडिंग है। जब एंडोथर्मिक है तो ये चीज क्या हो जाएगी, डेल्टा H का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। इधर वाला हिस्सा क्या होगा, चेक कर लो, T2 बड़ा है और शुरुआत में आएगा, T2 में से T1 माइनस होगा, तो ये भी हिस्सा पॉजिटिव, ये भी हिस्सा पॉजिटिव, मतलब नेचुरल लॉग P2/P1 पॉजिटिव आएगा। RHS पूरा पॉजिटिव हो गया तो मींस LHS भी मेरा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब P2 बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक प्रोसेस, वेपोराइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। कल को कोई कूलिंग पे आ गया तो उल्टी हो जाएगी बात। T1 और T2 कूलिंग पे आएंगे तो कुछ होगा, वो एक्सोथर्मिक है, उल्टी हो जाएगी। मैं उस पे भी आ रही हूं। ये वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, मैंने टेंशन ही नहीं ली लिक्विड है सॉलिड है क्या है, बस सब्सटेंस। वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस 21 टॉर है इतने पे, 310 केल्विन पर कितना होगा, यही पूछा है। 300 केल्विन पे इतना, तो 310 केल्विन पे कितना होगा, और उसके लिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दे रखी है किलो जूल में। तो अगर वो किलो जूल में, तो आर भी किलो जूल में पुट करना पड़ेगा। ये आपके पास पिछली स्लाइड वाली इक्वेशन है। तो ये दिस वाज माय क्लास 11th इक्विलिब्रियम, यहां तक आपको पहुंचा चुकी है, एक रिवीजन दे दिया। Why I need to bring in this here, यहां क्यों लाना पड़ा, ओनली बिकॉज ऑफ वेपर प्रेशर, नहीं, यहां लाना पड़ा। दिस इज लास्ट स्लाइड फॉर जेई टुडे, कि क्या जो मेरा लास्ट क्लास का टॉपिक चल रहा था, सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ग्राफ भी किए हैं आपने टेम्परेचर के साथ। ये सोच ग्राफ आपने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का किया, लेकिन अगर आपने डीपीपी करी, आपको पता लग गया होगा, या क्लास में बात हुई थी, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी आंख बंद करके डिक्रीज होगी, क्योंकि गैस का डिसॉल्व होना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस को तुम टेम्परेचर दे तो उल्टा काम होगा, उल्टा गैस जो जरा मरा डिसॉल्व थी वो भी बाहर निकलेगी। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, लास्ट क्लास हेनरी का, अब क्लोज करूंगी मैं बात, कि आप हेनरी पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन ही आ जाता है, कहीं नामो निशान नहीं है हेनरी का। हेनरी के अंडर ये क्वेश्चन की कैटेगरी हमने डाल दी, तो अब उसे समझे। ये तो मैं पढ़ा के दोबारा तो ना बताऊं, नेचुरल लॉग P2/P1 ये कहां से लिया वो बताया, जो मैंने पहली 2 स्लाइड्स में आपको दिखा दिया। लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है, टेम्परेचर से कैसे अफेक्ट होती है, उस पे भी क्लेजियन क्लैपेरॉन इक्वेशन सेट करती है।
गैस के लिए प्रेशर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। गैस का लास्ट क्लास में ये बात सेट हुई थी, जितना ज्यादा प्रेशर है उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। तो बस प्रेशर की जगह मैंने क्या लिख दिया? दैट्स इट, एज इट इज सब कुछ। और वही पूरा एक्सप्लेनेशन कि RHS क्या हुआ और इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेट्स अंडरस्टैंड क्या log C2/C1 एंड दिस होल इक्वेशन बिल्कुल सही है, ये नेगेटिव है। अब मेरे को पता है गैस का डिसॉल्व होना क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मैंने अलग कलर से पहले इसके आगे नेगेटिव लगा दिया। भाई गैस की सॉल्युबिलिटी में ये नेगेटिव अंडरस्टूड है आएगा। अब कोई कहे फॉर अ गैस टू बी सॉल्युबल इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज सुटेबल, ये है नीट का क्वेश्चन। तो उस वक्त मैं लर्न करके गई हूं यहां नेगेटिव आएगा और मुझे जिसमें यहां नेगेटिव मिला मैं उसको टिक करूंगी, भूल जाऊंगी अगलों ने इसको पलट रखा है तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कैंसिल भी हो जाएगी। ये मैथमेटिकल ट्रैप मेरे पास उस वक्त जल्दबाजी में मिस हो सकता है। तो अब ये, और अच्छा एक और भी चीज देखी गई है, इन्हें पलट दिया, जब लॉग को रिवर्स कर दिया तो यहां का माइनस क्या हो गया? प्लस। दिस शुड बी माई अलर्टनेस कि मेरे को फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली याद होना चाहिए। अब ये अगर आपका फॉर्मूला है जिसमें अगेन मैंने ये माना है T2 बड़ा है, अगर T2 बड़ा है तो दिख रहा है यहां क्या आएगा? T1, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एम आई राइट? तो वो दोनों नेगेटिव क्या हो जाएंगे मिलके? पॉजिटिव। एनीवेज, अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यहां पर नेगेटिव है। इस पूरे में हेल्प मी आउट, क्या करना है? मैं फॉर्मूला पकड़ती, फॉर्मूला देखो रिवर्स हो गया, ये नेगेटिव इसलिए आया और ये प्रोसेस क्या है? इसके अंदर एक और नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव तो इसका था पलटने का। दिस इज व्हाट ट्रिक आई वाज डिस्कसिंग अबाउट। ये P1 P2 होता तो यहां नेगेटिव ब्लू वाला नहीं आना था, ठीक है, लेकिन यहां क्या था? इसको कर दिया उल्टा, C2/C1। प्रेशर और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेनरी ने मेरे को बता रखा है, इसलिए उस पर कंफ्यूज होना। तो ऊपर P1 था तो ऊपर C1 आना चाहिए था ना, मैंने ऊपर क्या लिया? यहां पर P1 और यहां क्या लिया? C2। ये नेगेटिव उसका है और अब मुझे पता है गैसेस का डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, तो उसका नेगेटिव अलग आएगा। अंदर ही नेगेटिव दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव। और इधर क्या होगा? नेगेटिव। तो मेरे पास RHS क्या हो गया? नेगेटिव। RHS नेगेटिव होने का मतलब क्या है? C2 कम है, हाई टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी कम है। तो छोटे छोटे डॉट्स जोड़े, छोटा छोटा कंफ्यूजन क्रिएट किया, फॉर्मूला याद होना जरूरी है। दैट्स ऑल अबाउट क्लेशियन-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसका डीपीपी का एक क्वेश्चन छूटा हुआ है 15th, जो मैंने मना किया था कि आप मेरे कराए बिना पढ़ाए बिना नहीं करेंगे। एवरीथिंग इज डन। अब आज का फ्रेश टॉपिक बेसिक हम उठा रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर, जिसकी डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। जिसको ना मिले अगली क्लास में आके उसने ये नहीं कहना मेरे को डीपीपी नहीं मिली थी इसलिए मैं होमवर्क नहीं करके आया या आई, ठीक है। ये वाले रीजंस +1 जो नहीं आ रही है, छोटे छोटे से बच्चे आ रहे हैं जरा जरा से, उनके लिए छोड़ दो ये रीजन। 3 महीना 2 महीना उन पे सूट करता है ये रीजन। हम भी चुपचाप बेवकूफ बनते हैं, हाँ बेटा कोई बात नहीं, बनना पड़ता है, बच्चे आए हैं अभी, राइट। 12th में ये बेवकूफियां नहीं करनी। चलिए, वेपर प्रेशर क्या है मैंने एक्सप्लेन किया। लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स होते हैं उसकी वजह से लगने वाले प्रेशर पे मैं इंटरेस्टेड हूं और किसी पे नहीं, क्योंकि मेरा टॉपिक चल रहा है लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर किस किस बात पे डिपेंड करता है? जिसका भी वैन डर वाल्स फोर्स वीक है, एक बार और मौका मिलता है उसको पकड़ने का। जिसका भी उसमें कुछ लैकिंग है, अगेन अ चांस। नेचर ऑफ लिक्विड पे अब आप सोचो, ये लिक्विड आगे कल और परसों का पूरा लेक्चर इन्हीं पहली 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है। काफी स्ट्रॉन्ग कर लेना इस टॉपिक को, अगली क्लास तड़ हो जाएगी आपकी, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये मेरा सेट हो गया तो आधा चैप्टर इसी पे है। मान लीजिए एक लिक्विड लेके आई मैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ऊपर कौन पहुंचता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है। नीचे जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए वो नीचे बैठे हुए। इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये ऊपर है। जहां आजू बाजू से आसपास से थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा, इन्होंने फट किस में कन्वर्ट हो जाना है? वेपर्स में। और इक्विलिब्रियम आ गया थोड़ी देर बाद, ये बन गया मेरा वेपर। मुझे पूछा गया है नेचर ऑफ लिक्विड कैसे डिसाइड करेगा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा?
जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, अगली 3 क्लास में यही दिखना है आप। वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा है उसके मॉलिक्यूल्स नीचे ही रहना पसंद करेंगे, अट्रैक्शन है जी, नहीं आने दे रहा कोई ऊपर, नीचे वाले खींचे बैठे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स ऊपर गए, गैस बनी, मतलब वेपर बने, प्रेशर एक्सर्ट। यानी कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इजीली इवेपोरेटेड, हाँ या ना, इजीली इवेपोरेटेड तो मोर वेपर्स तो हाई वेपर प्रेशर। हर जगह इस तरह से दे सकते हो, डोंट हेजिटेट। मैंने अपना सारा कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऑनर्स, स्पेशलाइजेशन, जितने मेरे को प्रेजेंटेशंस देने होते थे, जितनी कॉपीज भरनी होती थी, मैंने ऐसे ही भरी है। मेरे से नहीं लिखा जाता, टक 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 अपने आप कूद के पहुंचो। मैं नहीं कहती 12th बोर्ड में लिखो, एटलीस्ट नोट्स में तो कर लो। और ये कोई नहीं इसमें सिर्फ नाउन प्रोनाउन, मतलब इसमें वर्ब्स वगैरह छोटी छोटी ऐसी चीजें गायब है, कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। सो ये अगर आपको याद है, मेरी आने वाली 3 क्लासेस, रेदर एक ही क्लास जो लास्ट क्लास होगी, उसके अलावा सारा कुछ इसके ऊपर है। 3 के 4 क्लास, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल्स भर भर के आप क्या स्पीड देते हो। सो ये मेरे पास हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट आया। लिक्विड डिसाइड करता है वेपर प्रेशर कम के ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन, एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वैन डर वाल्स फोर्स 4 होते हैं, अगेन लंडन फोर्सेस सबसे कमजोर, फिर डायपोल, फिर आयन डायपोल, यार आयन डायपोल ज्यादा होना चाहिए, लंडन फोर्सेस सबसे कम, फिर डायपोल, उससे भी ज्यादा, मैं खुद कुछ और सोच बैठी, माय बैड, आयन डायपोल, उससे भी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें अगर 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके पास H भी है, O भी है, क्यों? यस, H वो वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। H इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होता है? जब वो किसी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन जैसी चीज के साथ जुड़ा हो। यहां H जुड़ा है कार्बन के साथ, दोनों राजी है, ना कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक दूसरे को, ना दे रहा है, कोई चार्ज नहीं है इस हाइड्रोजन के ऊपर। कार्बन हाइड्रोजन में कोई फाइट ही नहीं है कि मेरे को चाहिए कि मेरे को नहीं चाहिए। इसीलिए ये हाइड्रोजन बिल्कुल सूटेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने को। आने वाली ऑर्गेनिक जो यूजुअली हमारी जून एंड में शुरू हो जाती है, जुलाई फर्स्ट वीक में, दबा के चैप्टर कीटोन में, हर चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर लौट के आएगी। फिर आपको इस क्लास का ताना दूंगी, तब तो ये भी नहीं कह सको कि हमने 11th में नहीं किया। इस क्लास का तब ताना मिलेगा, कराया था सॉल्यूशन में, पन्ने पलटो और वहां से उठाओ। सो ये आपके पास हुआ वेपर प्रेशर के बारे में बातचीत। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत ध्यान से, कंफ्यूजिंग है। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज लेस देन ईथर। 4 स्टेटमेंट, करेक्ट, इनकरेक्ट, खत्म। इथेनॉल है एल्कोहल, एल्कोहल से अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एसिड में होती है। मतलब जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपके लिए बड़ी हैंडी हो जाएंगी चीजें। एसिड और एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टॉप मोस्ट है। एसिड्स, इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड ज्यादातर बड़े वाले, मतलब एसिटिक एसिड छोड़ दो, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। एसिड और सॉलिड, यस, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी तगड़ी है कि सॉफ्ट सॉलिड्स बन गए रूम टेम्परेचर पे, उन पे बड़ा तगड़ा अट्रैक्शन हुआ और वो सॉलिड बन गए। इसके अंदर सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने पूरा एक लेक्चर डेडिकेट किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी लेक्चर। किसी को लगे देखना है तो वेबसाइट पे जाइए, नहीं है आप +1 की ऐप पे, आपको एनरोल्ड ही नहीं है अगर, या डिलीट हो गया कुछ है, वेबसाइट पे जाइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर देखिए, 1.25 घंटे का लेक्चर है, पूरी 12th आज से, और पूरी ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भर भर के आनी है। तो अब यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ऑक्सीजन भी जो था ना, वो भी गरीब सा ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बिहेव कर पा रहा, क्यों? इससे कोई छीनने वाली ताकत ही नहीं खड़ी। ये ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ है, कार्बन छीन ही नहीं रहा है। तो ये ऑक्सीजन भी 2-2 लोन पेयर होने के बावजूद भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं दिखा पा रहा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको।
इट इज ऑल अबाउट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां नहीं है खास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता, दबा के पार्शियल नेगेटिव होता, तो ना तो ऑक्सीजन इसमें क्वालिफाई कर पा रहा है, ना हाइड्रोजन इसमें क्वालिफाई कर पा रहा है। लेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। कम फोर्सेस का मतलब क्या है? ये दबा के उड़ जाएगा। ईथर का डब्बा खोल नहीं सकते हैं, जहां ईथर का डब्बा खोला उड़ जाता है आधा लिक्विड। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इतना ज्यादा। क्यों है वेपर प्रेशर? इसको वेपर बनने की बेचैनी क्यों है? लिक्विड में कोई रोकने वाला फोर्स ही नहीं है ढंग का, उड़ गया। तो जितने ज्यादा फोर्सेस उतना वेपर प्रेशर कम। वेपर नहीं बनेगा, वो नीचे ही रहना चाहेगा। जितने कम फोर्सेस उतना वेपर प्रेशर ज्यादा। अंडरस्टूड कि कैसे वेपर प्रेशर कंट्रोल होता है लिक्विड के नेचर से। सो दिस इज द लाइन। ये एक लाइन रिवाइज करने में बहुत होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट टाइमर के लिए, मेरे लिए, पढ़ाने वाले के लिए। किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ। रिवीजन शुड बी विद दिस लाइन ओनली। इसके बाद का पढ़ना नहीं चाहिए, रिवीजन में फिर सोचना चाहिए, याद तब होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। डन हो जाएगा। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इन दोनों का क्वेश्चन आपके पास क्लास 11th का है। वाई, और ये बोर्ड लेवल है, इस साल बोर्ड का भी है ये। वाई दे कैन इजिली बी स्टीम डिस्टिल्ड। इनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट क्यों किया जा सकता है? स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मतलब दो चीजों में जब बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा फर्क हो तो हम उसका डिस्टिलेशन कर देते हैं। एक चीज बहुत जल्दी उबल जाती है, सेपरेट किया, कंडेंस किया, और दूसरी चीज कंटेनर में ही रहती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्योरिटी आ जाता है। ये डिस्टिलेशन का लॉजिक है। तो डिस्टिलेशन सिर्फ उन्हीं दो चीजों का किया जा सकता है जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का इनॉर्मस डिफरेंस हो। भाई दोनों बिल्कुल सेम है, ऑर्थो और पैरा का फर्क है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में इतना फर्क क्यों है? तो आज ये बात इस क्लासरूम में तीसरी बार आ रही है, चौथी बार आएगी 12th के वॉल्यूम 2 में। मैं बात भी नहीं करूंगी, सीधे कहूंगी इस पेज को स्टेपल कर दो। एनसीईआरटी के पेजेस स्टेपल होंगे अब, कि ये कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरी बार में भी नहीं आया फिर तो सॉरी टू से, फिर तो हम गधे ही हैं, घोड़े नहीं हैं हम, अगर तीसरी बारी में भी नहीं आया तो। सो यहां पर पैरा नाइट्रोफिनोल में एक पैरा नाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल, इसके सामने एक और पैरा नाइट्रोफिनोल का मॉलिक्यूल। ऐसा कब होगा? जब एक कंटेनर में मैंने इसको रख रखा है, इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? OH का H और नीचे नाइट्रो का O। अगर ऐसा ही एक मॉलिक्यूल मैं यहां ड्रॉ कर दूं, OH, और इधर क्या होगा? दिस, ये O और ये H क्या बना लेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई नहीं, ये नीचे ही पड़ा रहेगा, छोटे मोटे टेम्परेचर से उबलेगा ही नहीं। लेकिन अगर इसी के साथ हमने डाल दिया ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में भी दूसरा मॉलिक्यूल बाजू में बैठा है किसी उम्मीद में, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये आपस में ही उलझ गए, इधर भी आपस में और इधर भी आपस में, क्योंकि इतने नजदीक थे। इस हाइड्रोजन का और नाइट्रो के ऑक्सीजन का आपस में इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, चिलेशन हो रही है, रिंग बन रहा है। रिंग बनने से तो ऊपर कुछ था ही नहीं, ऊपर खुदा का दर्जा दे रखा है हमने इनको। तो यहां पर आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इतने हैप्पीली बिजी हो गए, इनके पास फुर्सत नहीं, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ हम कुछ फोर्स ले ले, लंदन फोर्सेस में काम चला ली। कमजोर, सबसे वीक फोर्स है इन दोनों में। तो इन दोनों को उड़ाना आसान है और इन दोनों को नॉट इजी। ये बहुत जल्दी उबल जाएगा, ये जल्दी नहीं उबलेगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स, लेस वेपर प्रेशर, इसीलिए लिक्विड रह गया थोड़ा सा गर्म करने पे। वीक फोर्स, हाई वेपर प्रेशर, बहुत जल्दी वेपोराइज हो गया, तड़ाक से मैंने इसको अलग किया, कंडेंसर के थ्रू पास किया और निकाल के अलग ले गई। तो एक लाइन का सवाल है आपका, these two are steam distilled। तो जब वॉल्यूम 2 में दोबारा आएगा तो मेरे पास स्लाइड भी नहीं है उसके लिए, तो मैं लेती ही नहीं स्लाइड, सीधे बता देती हूँ उस दिन किया था, ठीक है, वो आप ढूंढ लेते हैं। सो नेचर ऑफ लिक्विड ही चल रहा था ये, कि पैरानाइट्रोफिनोल का वेपर प्रेशर विल बी वेरी लेस,
वेयर एज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का प्रेशर विल बी वेरी हाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहां सबसे कम है। कंफ्यूजन ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में है, कौन से वाली है, ये मुद्दा है। क्लियर हुआ सबको? सो लेस इवेपोरेशन का मतलब मोर, कुछ तो मिटा दिया है मैंने, छोड़ो खुद ही भर लोगे आप लोग। लेस इवेपोरेशन मतलब इजीली बॉयल नहीं होगा, राइट? मोर बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स वेपर प्रेशर एक्सट्रीमली लेस। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? यही तो कंफ्यूजन है, मैंने तो याद कर लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स वेपर प्रेशर लेस। नहीं भाई, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटर, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा उल्टा काम करती है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के नीचे बैठी रहेगी, जाना ही नहीं है ऊपर, वेपर प्रेशर देना ही नहीं है तुमने, कंट्रीब्यूट ही नहीं करना, पड़े रहो नीचे। अंडरस्टूड? क्या इसका मुझे कुछ पढ़ाना भी चाहिए? चेक। पॉइंट क्या कह रहा है मेरे को? ये तो कल से ही चल रहा है, मतलब लास्ट क्लास से यही चल रहा है। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन नेक्स्ट क्लासेस में आ सकती है, बिवेयर। जिस वक्त कोई सोल्यूशन या लिक्विड, नॉट सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन नहीं आया, लिक्विड जिस वक्त बॉयल कर रहा है, इस बात को अच्छे से बिठा लीजिए। ये एक लिक्विड है और इसको मैं जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे ले आई, लिक्विड बचेगा नहीं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? सारा लिक्विड क्या हो गया? बॉयल हो गया। उस वक्त अगर आप और हीट भी दे रहे हैं, मतलब यहां क्या कहने का मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर, व्हेन यू अचीव बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है और नहीं बढ़ता। बॉइलिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट तो अभी आपके लिए नया है, बॉइलिंग रखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के वक्त नो प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, पता ही तब चलता है बॉइलिंग आ गई। बॉइलिंग कब होती है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, बॉइलिंग हो गई, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट के वक्त आप ये सोचो प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर बढ़ नहीं सकता, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है आगे जाके, जो जेई एडवांस के और अच्छे मुश्किल जेई के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट कहीं मिस हो जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। नाउ अगेन कमिंग टू बेसिक, जो मेरी आगे की क्लासेस में अब चलना है। अगर दो कंपोनेंट्स को मैं मिक्स कर दूं और सॉल्यूशन बना दूं माय चैप्टर, पढ़ाना तो यहां से शुरू करना था, बट यहां तक पहुंचने के लिए मुझे बेसिक बताने थे जो आगे जाएंगे। अगर दो चीजें मिक्स कर दी, बन गई सॉल्यूशन, तो अब मैं क्या बात कर रही हूं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक तो लिक्विड चल रहा था। तो व्हेन टू कंपाउंड्स आर मिक्स्ड, सेम टेम्परेचर है, अब आप कहो फैक्टर्स हैं क्या हैं, बस अब स्मर्ज हो जाएगा आगे के टॉपिक में। यहां मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता सॉल्वेंट लिया है। जब कोई एक चीज लेते हैं तो उसको प्योर कहते हैं, मिक्सचर तो नहीं बना, वो प्योर है, अभी सॉल्यूशन भी नहीं बना, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। लेकिन ये एक सॉल्वेंट है और यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे मैं क्या लूँ, ये नया है आपके लिए, सो बहुत ध्यान से, यही मेरा टॉपिक है। अब प्योर सॉल्वेंट लिया, जो भी रूम टेम्परेचर है या आपने गर्म कर रखा है, ठंडा कर रखा है, इसके कुछ वेपर्स ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा मैं इसका प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर लगा दूंगी, प्रेशर नापा, रिपोर्ट कर लिया जी इसका ये वेपर प्रेशर है, सपोज 0.2 एटमॉस्फेयर, रिपोर्ट कर दिया। इसी सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं कोई चीज मिक्स कर दूं, नमक, चीनी, कुछ भी मिक्स कर दूं, तो आपको पता है ऊपर जाने वाले वेपर्स में कुछ तो सॉल्वेंट के होंगे और कुछ सल्यूट के भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्या पता नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ले लिया आपने, जैसे सॉल्ट, जो घर में आप सॉल्ट यूज करते हैं, नमक, वो नॉन वॉलेटाइल है, वो उड़ता नहीं है। तो सल्यूट है नहीं है, पहले तो ये पता करना है, सल्यूट है,
और हो सकता है उस सोल्यूट के वेपर्स भी हों ऊपर। यस, दो चीजों के जब वेपर्स होते हैं तो अब उसी सॉल्वेंट का प्रेशर जो ऊपर है उसको मैं क्या सिंबल दूंगी, क्या नाम दूंगी, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर में एक कंट्रीब्यूशन है उसका, सॉल्वेंट के वेपर्स भी हैं और सोल्यूट के वेपर्स भी हैं, दोनों क्या हो गए, स्मॉल p, और दोनों का सम क्या होगा, टोटल प्रेशर। ऐसा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है। दो कंपोनेंट है, तीन मेरा सिलेबस नहीं है इसलिए दो पे ही रुकी हुई। यहां वाले प्रेशर को मैं क्या बोलूंगी, कैपिटल P। टोटल प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यही अब अगले टॉपिक में आपने यही पूछना है, कौन सा प्रेशर दिया है मैम, पार्शियल कि प्योर, नहीं बताऊंगी, खुद ढूंढना है। यही है न्यूमेरिकल में, कैपिटल P है कि स्मॉल p। तो P के ऊपर नॉट लगा दे, क्या पता चलते चलते फ्लो में किसी का कैपिटल स्मॉल लगने लगे तो कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन खराब ना हो जाए, तो नॉट लगा दिया। अब तुम्हारा कैपिटल स्मॉल हम संभाल लेंगे, गलती हो भी गई। नॉट का मतलब है एक ही चीज, प्योर, चाहे वो प्योर सोल्यूट है चाहे वो प्योर सॉल्वेंट है। अगर कोई चीज अकेली मौजूद है, प्योर है, तो उसके प्रेशर को कहते हैं P नॉट। A या B या C वो अलग बात है, लेकिन अगर दो चीजें मिक्स हैं तो उसके लिए अब यहां पर भी सॉल्वेंट है, यहां पर भी सॉल्वेंट है, यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, यहां मैंने स्मॉल p कर दिया। क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर सोल्यूट मौजूद है। व्हेनेवर सॉल्यूशन इट इज पार्शियल प्रेशर, व्हेनेवर अकेला इट इज प्योर प्रेशर। अंडरस्टूड दीज टू टर्म्स। तो ये आपके लिए इस वक्त सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा या इस वक्त सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा। यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कुछ वेपर बनाएंगे, यहां पर भी, यहां सोल्यूट मिक्स है। अगर किसी को पता है सॉल्यूशन का सही मतलब क्या है तो उसके पास आंसर होना चाहिए। यहां सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों हैं, इधर और इधर दोनों में मैं प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट मांगती हूं। इसमें सॉल्वेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें सॉल्वेंट की वजह से लगने वाला प्रेशर कम होगा। क्यों, एक छोटी सी चीज, जब मैंने ट्रू सॉल्यूशन बनाई है तो यहां पर सरफेस पे थोड़ा बहुत तो सोल्यूट का मॉलिक्यूल भी जगह घेर लेगा, घेरेगा कि नहीं सोल्यूट। और ये मैंने आज क्लास में बताया, वेपर कौन बनता है, टॉप लेयर। टॉप लेयर में यहां सारे सॉल्वेंट होंगे, यहां टॉप लेयर में कम सॉल्वेंट होंगे, तो सॉल्वेंट की वजह से लगने वाला वेपर प्रेशर कम होगा। आपने जो कहा वो भी गलत नहीं था, सही था, बट मैंने रीजन वो देना ही नहीं, असर्शन रीजन मेरे को चाहिए ही मेरे वाला। तो अंडरस्टूड है, प्योर में हर चीज का प्रेशर ज्यादा होगा। क्या मैं अगली क्लास में इस लाइन को अंडरस्टूड लेके चल सकती हूं कि प्योर में उसका प्रेशर ज्यादा होगा। टोटल को ज्यादा नहीं बोल रही मैं गलती से भी, सॉल्वेंट के वेपर यहां ज्यादा इसलिए सॉल्वेंट का प्रेशर यहां ज्यादा, सॉल्वेंट के वेपर यहां कम इसलिए सॉल्वेंट की वजह से पैदा होने वाला प्रेशर यहां कम। हाँ या ना, क्लियर है सबको। तो यानी कि मेरे पास अब ये कुछ चीजें आ गई जो मुझे क्लियर है। लास्ट वेपर प्रेशर पे फिर राउल्स लॉ पे शिफ्ट होते हैं, हालांकि राउल्स लॉ मोर और लेस आपको आ गया। भाई वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वेसल। इस बात का क्या मतलब है, कोई ना कोई तो 9th-10th में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट यहां चैलेंज होगा। मैं कहती हूं इस कंटेनर में, इस कंटेनर में और इस कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किस में ज्यादा होगा, सब में सेम होगा, मेरा ये कहना है। चैलेंज माय आंसर। इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगा, तो लगता नहीं वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा होना चाहिए। मेरे एक कॉन्सेप्ट को चैलेंज करना है यहां पर। मैं कहती हूं तीनों में वेपर प्रेशर बराबर, और आप कहते हो इवेपोरेशन इसमें जल्दी होगा। मेरे को पहले ही बताया जा चुका है वेपर प्रेशर इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि कितनी खुली जगह है, जल्दी हो जाएगा ठंडा, यस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम भी तो आता है। इक्विलिब्रियम आता है, वो क्या कहता है, जितने वेपर्स बनने थे बन गए, इसमें थोड़ा जल्दी बन गया, इसमें थोड़ा लेट बना, लेकिन वेपर्स जो बनने थे बन गए, उसके बाद वापसी गिरना शुरू। इक्विलिब्रियम आने के बाद ही तो वेपर प्रेशर मेजर होता है। वेपर प्रेशर सिवाय टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, मैंने सॉल्वेंट तीनों में वाटर भरा है, अब याद रहेगा, टेम्परेचर डज नॉट, सॉरी, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑल्सो। मैं ज्यादा पानी ले लूं तो पानी का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, कम पानी लूं तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा, नहीं,
ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। आधा किलो पानी लोगे उसका प्रेशर उस टेम्परेचर पे सेम होगा, 1 किलो पानी लोगे उसका वेपर प्रेशर भी उसी टेम्परेचर पे उतना ही होगा। तो वेपर प्रेशर इज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डू नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। नदी के ऊपर भी वही वेपर प्रेशर मिलना है मेरे को वाटर का, जो मेरे ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर वेपर प्रेशर मिलना है। क्लियर सबको? तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है पता चला मेरे को? टेम्परेचर, अगर लिक्विड सेम है। बस इसको भूलना नहीं, ठीक है। अब चलते हैं वेपर प्रेशर का सारा डिटेल पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक सॉल्यूशन में किसी सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का क्या होता है और उसको कैसे हम आगे लेके जाएंगे। राउल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो राउल्स लॉ क्या कहता है? वेपर प्रेशर के बारे में सब कुछ क्लियर है, तब राउल्स लॉ पढ़ने में मजा आएगा आपको। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, आपकी चॉइस, सोल्यूट या सॉल्वेंट। थोड़ी देर क्यूरियोसिटीज को रोकना, पूरा सुनना, उसके बाद सवाल लूंगी। सॉल्यूशन बनने के बाद है राउल्स लॉ, प्योर पे मत लगा देना। सॉल्यूशन बन गई दो चीजों की, तो दो वेपर्स होंगे, एक के प्रेशर को उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कहूंगी, बी के प्रेशर को उसका पार्शियल प्रेशर कहूंगी। किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, अब वेपर हटा दिया, बहुत हो गया, पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। एयर में अगर मेरे को N2 से लगने वाला प्रेशर स्मॉल p, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, मुझे पता है उसका मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी रटा रखा है, 80% मोल है तो 0.8 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय 25 डिग्री पर प्रेशर कितना है टोटल एटमॉस्फेयर का। ये था लास्ट क्लास में जो मैंने कहा था राउल्स लॉ से निकला है। ये राउल्स लॉ की स्टेटमेंट थी, अगर कोई दो चीजें डिसॉल्व हैं, किसी एक का पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मोल फ्रैक्शन के। इसको भी मैं विजुअलाइज भी कराऊंगी। आपके सवाल क्यों नहीं ले रही हूं, उसका एक रीजन है, मुझे किसी जगह पहुंचाना है, उसके बाद आपके सवाल ले सकती हूं। यानी अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है A प्लस बी, इन दोनों को मिला के मैंने बना दी सोल्यूशन। अभी पिक्चराइज भी करेंगे इसको। उस सॉल्यूशन में दो चीजें हैं A और B, दोनों के वेपर्स ऊपर जाएंगे, दोनों के वेपर्स वॉल पे टकराएंगे कंटेनर की और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। एक छोड़ दो पेन, जो चीज ज्यादा है उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जिसके वेपर ज्यादा बनेंगे उसका प्रेशर ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकती हूं जो चीज ज्यादा है उसी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? यही उन्होंने कहा। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका मोल फ्रैक्शन। हेनरी भी तो यही था कुछ कुछ, बट चलो अभी हेनरी को छोड़ देते हैं। ये हर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है, ये गैस इन लिक्विड के लिए नहीं है, उसके लिए हेनरी था। यानी ए की वजह से, अब मैंने नॉट नहीं लिखा है यहां पे, ए की वजह से लगने वाला प्रेशर किससे डिसाइड हो रहा है? नीचे ए कितना मौजूद था, ज्यादा था तो ज्यादा प्रेशर, कम था तो कम प्रेशर। और बी कितना मौजूद था? मोल फ्रैक्शन। और वो किससे डिसाइड हुआ? उसने क्या डिसाइड किया? पार्शियल प्रेशर, यानी उसके वेपर कितने ऊपर जाएंगे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी आ गई तो मुझे फिर इक्वालिटी लाना है। यहां इक्वालिटी में कोई ऐसा राउल्स कांस्टेंट नहीं आया, ये राउल्स का मानना और कहना था। प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही आपको जो कांस्टेंट लाना है वो उसी लिक्विड का प्योर प्रेशर लाना है। क्या मतलब? थ्योरेटिकली एक बार कोशिश करती हूं, अगर वो प्योर होता तो इतना प्रेशर, प्योर होता मतलब उसका मोल फ्रैक्शन क्या होता? 1। अब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8। 0.8 से मल्टीप्लाई किया, लॉजिकल इनफ कि अगर सारा मोल फ्रैक्शन इसी का होता तो P0A इंटू 1 अकेला है, लेकिन अब इसमें कोई और चीज होगी तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.8, 0.5, 0.4 जो भी, तो उसका प्रेशर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इनफ गुड assumption या गुड वेरिफिकेशन। सेम इज फॉर पीबी। अब डाल्टन कहते हैं टोटल निकालो यार, मेरे को तो टोटल चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसी मशीन ही नहीं है जो मैं एक मिक्सचर पे लगाऊं और वो बता दे ए की वजह से इतना प्रेशर है, बी की वजह से इतना प्रेशर है। नहीं है। क्या तरीका होता है? बैरोमीटर लाते हैं, टोटल प्रेशर देखते हैं जी, 1 एटमॉस्फेयर है, तो टोटल प्रेशर अगर 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी है, आज अब यही आएगा, वो इन दोनों की वजह से है, हाँ या ना?
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकलेगा, ये डाल्टन को किसने लाके दिया, राउल्ट्स ने। देखना ये बन गई इक्वेशन। तो डाल्टन और राउल्ट्स और हेनरी तीनों एक साथ आ जाएंगे मेरी आखिरी स्लाइड पे, अभी नहीं, इसलिए कुछ सवाल के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी। सो टोटल प्रेशर इज दिस प्लस दिस। यहां तक पहुंचे सब बच्चे? और अब भी मैं कह दूं एक ही सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, आपको पता है एक्स ए या एक्स बी की जगह आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरी क्लास इसको नोट जो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, इस इक्वेशन में मुझे सारा कुछ एक्स बी की टर्म्स में चाहिए। देखिए कितना सिंप्लीफाई करके दे सकते हो इसको। आई एम वेटिंग, क्योंकि मेरे को एक्स बी की टर्म में चाहिए था। एक्स बी को कॉमन लिया तो दोनों प्रेशर्स अंदर आए, ये आना चाहिए। मतलब ये काफी आसान दिया था मैंने। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो नीचे लिखा है? ऊपर वाली इक्वेशन बताती है टोटल प्रेशर किसी सॉल्यूशन पे क्या होगा, सॉल्यूशन के ऊपर, वो किसी एक चीज के मोल फ्रैक्शन से डिसाइड हो सकता है, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है। अभी पेन पेपर छोड़ के जरा ये ग्राफ समझिए। इसके ग्राफ की एक अलग डीपीपी बन रही है। अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो दो प्रेशर लेने पड़ेंगे, दो का मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन एक ही का ले लो, दूसरे का अंडरस्टूड है, उसके साथ साथ चलता है। अगर मैं ग्राफ के इस पॉइंट की बात करूं तो पहले मैं आपको ग्राफ का ये पॉइंट बताना चाह रही हूं। यहां मैंने कौन लिया है, सिर्फ ए। ए इज बाय डिफॉल्ट सॉल्वेंट, ज्यादा होता है अक्सर। बी इज सोल्यूट। सो डोंट, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, 1 और 2 किया है, तो हम अभी ए और बी ले रहे हैं, ठीक है। एक्स ए, x1 और x2 ले लेती है एनसीईआरटी, हमने a और b लिया है, क्योंकि इतनी जगह 1 और 2 इस्तेमाल होना है तो वो सब्सक्रिप्ट का यहाँ वैल्यू ना ले जाओ, इसलिए हम 1 और 2 से बचते हैं। तो xa इज 1, मतलब अकेला a प्रेजेंट है, सॉल्वेंट। उस वक्त सॉल्वेंट का प्रेशर दिस, प्योर सॉल्वेंट हुआ। तो देखना इस प्रेशर को मैंने क्या लिखा है, P0A। ये ग्राफ पढ़ना सीख रहे हैं आप मेरे साथ, इस पे बहुत गंदे क्वेश्चन आएंगे एडवांस में, तो ग्राफ पढ़ना सीखिए। दिस वैल्यू, जो भी ये वैल्यू होगी, वो प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस पे ग्राफ बनाया आपने। जैसे जैसे मैं इधर जाती गई वैसे वैसे क्या होता गया, तने इधर जाने में क्या चीज हो रही है, नहीं पीए की तो बात ही नहीं कर रही मैं, इधर येलो लाइंस पे तो मैं आई ही नहीं। मैं कह रही हूं इस एक्सिस पे क्या चीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्लॉट की है, किसका, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का प्लॉट की है। मेरे को इस ग्राफ में अटेंशन चाहिए, आने वाली 3 क्लासेस इसी पे, मेरे को इस ग्राफ पे अटेंशन चाहिए। जो इधर उधर हुआ उसको मैं यहां खींचूंगी। सो जैसे जैसे मैं इधर इधर क्या प्लॉट किया है मैंने, एक्स ए। अब आप कह दो एक्स बी, हाँ दोनों ही है, मेरे को तो कॉन्फिडेंस चेक करना है। एक्स ए जैसे जैसे आगे जा रही हूं, 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, मोल फ्रैक्शन कम ही हो रहा होगा। जब एक्स ए कम हो रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है, एक्स बी। तो मोल फ्रैक्शन बोलना इज नॉट राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इंक्रीजिंग। किसी एक का बताना पड़ेगा, ठीक है जी, बता दिया। जैसे जैसे ए की हिस्सेदारी कम होती जा रही है नीचे लिक्विड में, बार बार एक लाइन पे फोकस कर रही हूं मैं, जो 2 क्लास बाद दिक्कत आएगी मेरे को ही आएगी, इसीलिए उस दिक्कत को संभाल रही हूं। जैसे जैसे व्हाइट कलर इज ए का मोल फ्रैक्शन नीचे कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ए की वजह से बनने वाले वेपर्स कम होते जा रहे हैं। यही है राउल्ट्स लॉ, यस। तो येलो लाइन क्या बता रही है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए। जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन ए का घटाती जा रही हूं, ए का प्रेशर भी घटता जा रहा है। और जैसे जैसे इधर बढ़ रही थी, क्या डालना शुरू कर रही थी, बी का प्रेशर शुरू होता जा रहा। 2 अलग अलग चीजें थी, इसलिए दोनों के प्रेशर सेम नहीं होते। ए का वेपर प्रेशर कुछ और है प्योर का, बी का कुछ और है, तो दोनों सेम नहीं बना सकती मैं।
एक ज्यादा और एक कम, मर्जी आए कोई भी ज्यादा, मर्जी आए कोई भी कम, जब तक ए और बी चल रहा है। जिस दिन आगे आने वाली क्लासेस में क्लोरोफॉर्म और वाटर दूंगी, उस दिन पूछूंगी ये वाला क्लोरोफॉर्म है कि ये वाला, तब सोचना पड़ेगा क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि वाटर का। क्या पढ़ाया था? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीचे रोक लेगी, कम प्रेशर वाला पक्का वाटर होगा, ज्यादा प्रेशर वाला पक्का क्लोरोफॉर्म होगा। ऐसे तीसरी क्लास में बारी आनी है मेरी ये करने की, तो तब तक भूल नहीं सकते आज की क्लास को। सो पीएपीबी समझ आ गया। अब अगर मैं अपने बच्चों को बोलूं इस वक्त मेरे को टोटल प्रेशर दीजिए, तो चेक व्हाट आई एम डूइंग। दिस वैल्यू इज ए, दिस वैल्यू इज बी, और रेदर पॉइंट्स दे देती हूं वैल्यू। तो बच्चों में दे रही हूं, इसको दे रही हूं ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ए बी सी डी। टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर दोनों के इस वक्त ऐड करोगे। किन दो चीजों को ऐड करें? ए बी सी डी। एक तो ए बी है, ए बी क्या है? पी की वजह से लगने वाला, बी की वजह से लगने वाला प्रेशर। और ए सी क्या है? आप खुद सोचिए ना, ये जो पॉइंट आया मेरे पास, दिस पॉइंट, ये क्या बताता है? ये बताता है ए की वजह से लगने वाला प्रेशर। और ये वाला पॉइंट क्या बताता है? बी की वजह से लगने वाला प्रेशर। इस टाइम पर टोटल प्रेशर क्या? डाल्टन लॉ कहता है एसी और एबी को ऐड कर दीजिए। इट इज एसी प्लस एबी। जब इनको ऐड कर देंगे तो इट विल मैच विद एडी, इट विल ऑटोमेटिकली मैच विद एडी। ऐसे सवालों की भरमार मिलने वाली है आपको ग्राफिकल उसमें। चेक। किसी एक कॉम्पोजिशन पर आपको पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है। ये कॉम्पोजिशन क्वेश्चन में थी, डॉटेड डॉटेड, यहां मैच किया, निकाल के लिख ली वैल्यू। मिलेगा ग्राफ में यहां कुछ लिखा हुआ 0.03 एटमॉस्फेयर। फिर आप गए और ऊपर, ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? ए की वजह से किसी वक्त भी प्रेशर। तो ए की वजह से यहां पर आया एक और वैल्यू, तो पार्शियल प्रेशर्स का सम, एल्जेब्रिक सम क्या देता है? टोटल प्रेशर। आ गया टोटल प्रेशर। ग्राफिकली इट विल मैच टू दिस, क्योंकि जब आप इन दोनों प्रेशर्स को ऐड कर देते हो इट गिव्स मी टोटल प्रेशर। तो ये तीन लाइनें थी, एक बताती है बी का पार्शियल प्रेशर, एक बताती है ए का पार्शियल प्रेशर, और एक बताती है टोटल प्रेशर। ये ग्राफ अब आपकी कॉपीज में होना चाहिए। इस ग्राफ से रिलेटेड कोई इशू है तो मुझे बताओ। ऐसा कोई मैंने कमेंट नहीं किया ना, कोई आपसे इसमें कुछ पूछ रहा है। अभी इसमें देखो, किसी वक्त भी आपसे पीबी और पीए का प्रेशर पूछा जाए वो बता सकते हो, और उनका टोटल प्रेशर बता सकते हो। ये लाइन टोटल प्रेशर देगी, ये लाइन बी का प्रेशर देगी, ये लाइन ए का प्रेशर देगी। अभी इतना संभालो। ये ग्राफ तीनों चीजें एक साथ बता रहा है, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए, partial pressure due to B, and their total pressure at a particular desired composition. Right? अभी कुछ सवाल पूछ रहे हो तो बनवा रही हूं। अभी ये छोटे छोटे सवाल मैंने ही पूछे हैं, ये मेरा काम है, अभी तुम्हें आएगा नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन को ग्राफिकल कैसे प्रेजेंट किया जाता है? दो कंपोनेंट है ना, इसीलिए बाइनरी। ये ग्राफ बनाइए, फिर मेरे छोटे छोटे सवालों के जवाब दीजिए। जो तुमने पूछा मैं उसके तरफ जा रही हूं, जो तुम लोग पूछ रहे हो। इस ग्राफ को देख के क्या लगता है हाईएस्ट प्रेशर कब आया? हाईएस्ट प्रेशर कब आया? प्योर सॉल्वेंट कि प्योर सोल्यूट? ढूंढ लिया सबने? इसके साथ मैं एक लाइन बोल सकती हूं, इसका मतलब सॉल्वेंट ज्यादा वॉलेटाइल था, ज्यादा उड़ रहा था। प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को देख के तुम लोग मेरे को बता सकते हो कौन सी चीज ज्यादा वॉलेटाइल थी। तो सॉल्वेंट ज्यादा वॉलेटाइल था।
अब एक और दो जगह से मेरे पास एक ही सवाल आ लिया, इसका मतलब टोटल प्रेशर घट रहा है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल है उसके वेपर्स मैक्सिमम बनेंगे, उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब तुम उसी चीज को घटा रहे हो तो प्रेशर घटेगा नहीं। जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल है वो तो तुम सॉल्यूशन में कम किए जा रहे हो, और जो चीज कम वॉलेटाइल है वो डाले जा रहे हो। तो सरफेस जो था लिक्विड की टॉप लेयर, उसमें नॉन वॉलेटाइल चीजें जगह घेरती जा रही हैं और वॉलेटाइल का नंबर कम होता जा रहा है, तो उसका निकलना मुश्किल है। तो मैक्सिमम प्रेशर ये है। इसके बाद अगर तुम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट बढ़ाए जाओगे और वॉलेटाइल कंपोनेंट घटाए जाओगे तो टोटल प्रेशर घटेगा ही। लेकिन ये टोटल प्रेशर घट क्यों रहा है? ये तो टेम्परेचर रिलेटेड है। कहाँ मैंने टेम्परेचर चेंज किया है? मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन चेंज किया। कंटेनर के अंदर क्या है? तो आपने पहला फैक्टर पढ़ा, नेचर ऑफ लिक्विड डिसाइड करता है प्रेशर कितना होगा। नीचे आप ले रहे हो लेस वॉलेटाइल चीज तो प्रेशर घटेगा ज्यादा, और अगर नीचे आपने ज्यादा ले लिया मोर वॉलेटाइल चीज तो प्रेशर बढ़ा होगा। तो ये प्रेशर घटने बढ़ने का ग्राफ नहीं है, कॉम्पोजिशन के साथ साथ प्रेशर पे क्या असर पड़ता है। वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट या लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट ज्यादा तो प्रेशर ने तो गिरना ही गिरना है। सो इट इज नेचर ऑफ लिक्विड व्हाट यू आर टेकिंग इनसाइड कंटेनर। माय फर्स्ट फैक्टर, जो पहला फैक्टर आज पढ़ाया वो यही पढ़ाया, नेचर ऑफ लिक्विड। अब तुमने नीचे क्लोरोफॉर्म ज्यादा ले लिया है तो उड़ना ही है, उसका पी बहुत बढ़ जाएगा। और तुमने नीचे क्लोरोफॉर्म की एक बूंद ली लेकिन बाकी सारा पानी लिया है तो क्या ही होगा प्रेशर। तो ये बताता है नेचर ऑफ लिक्विड, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? क्या कुछ है या एम ही बस मैं पूछ रही हूं? सॉरी, यस, बाय चांस दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर जहां इक्वल है वो कॉम्पोजिशन इंडिकेट करो। ग्राफ पढ़ के कर दोगे? लेकिन क्या उस वक्त मोल फ्रैक्शन बराबर है दोनों का? बीच में तो नहीं लग रहा है। तो पार्शियल प्रेशर बराबर है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी बराबर है। छोड़ देना इस लाइन को कि दो चीजें हैं जिनका पार्शियल प्रेशर ना 50 मिलीमीटर एचजी आया, पक्का इनका मोल फ्रैक्शन भी बराबर होगा। नो, वो दिखाया ये कोई लाइन के बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं था कि 0.5 और 0.5 मोल फ्रैक्शन होगा। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ ऐसे छुटपुट कंफ्यूजन वाली चीजें हम आपसे पूछ सकते हैं, और यही पूछेंगे अभी कुछ दिन। जो भी मैंने आपसे पूछा बोला वो ये लिखा, पढ़ लो एक बार और बताओ कोई इशू तो मैं आगे चलूं। ये स्टेटमेंट्स, असर्शन, कॉन्सेप्ट्स, राइट, एक्सप्लेन में यही आती हैं लाइनें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्राफ तो बना ही लिया ना आप लोगों ने, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। दोनों कंपोनेंट वॉलेटाइल हैं तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे प्रेशर में। पूरे ग्राफ में मैक्सिमम प्रेशर पीटी हाईएस्ट वॉलेटाइल कंपाउंड से बड़ा नहीं हो सकता और मिनिमम लीस्ट वॉलेटाइल से छोटा नहीं हो सकता। मेरे को दो एक्सट्रीम्स पता होने चाहिए, इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल। दो क्लासेस बाद पूछूंगी, मेरे एग्जाम्पल्स में कुछ खास है, आज तो नहीं बता सकती बट कुछ खास है एग्जाम्पल्स में, दो क्लासेस बाद उठेगा। दो क्या, कई लग जाएंगी। इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल को जब मैंने मिलाया तो एक सोल्यूशन बन गई। इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ इतने मिलीमीटर एचजी। अंडरस्टूड है? टोटल प्रेशर है ये। दो चीजें मिक्स हुई तो उसकी वजह से लगने वाला मिलने वाला प्रेशर था 290 मिलीमीटर एचजी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इज दिस। कौन सा प्योर? प्रोपाइल अल्कोहल। P0A समझ लू इसको मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दे दिया तो क्या क्या गिवन है पहले ये सोचो। मेरे को दो लिक्विड की सॉल्यूशन दी, एक का प्योर का प्रेशर दे दिया, और मतलब टोटल प्रेशर तो दिया ही है, इसके नीचे लिख देती हूं पीटी। टोटल प्रेशर दे दिया, एक का प्योर दे दिया, दूसरे का मोल फ्रैक्शन दे। एक का मोल फ्रैक्शन दे दिया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन तो दे ही दिया मेरे को। मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं तो बस अपनी तरफ से सोच रही हूं मनगढ़ंत क्या क्या दिया है।
इट्स वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर इज। मुझे ये जानना है इसमें पूछा क्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेक का चांस जो मैंने दिया। आपको जो वेपर प्रेशर दिया है ये पीटी दिया है और ये दिया है पी नॉट ए, ये मतलब प्योर। तुम इन दोनों को प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये दो अलग अलग कंटेनर्स हैं, इसमें प्योर मौजूद था। तो जो कोशिश थी 290 में से 200 माइनस कर दो, पीबी का आ जाएगा। ये प्योर है भाई। डाल्टन लॉ कहता है एक सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम शुड बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। यहां टोटल प्रेशर मेरे को दे रखा है लेकिन ये पार्शियल नहीं दिया, इसलिए पी नॉट लगाए। प्योर दिया तो कंटेनर ही अलग है भाई। तो इन दोनों को प्लस माइनस करके तुम कुछ नहीं निकाल सकते, कर ही नहीं सकते प्लस माइनस। तो अब मेरा मुद्दा क्या है, पहले तो मैं लिखती हूं क्या क्या दे रखा है, फिर सोचते हैं। प्योर प्रोपाइल अल्कोहल का प्रेशर दे रखा था लेकिन प्योर इथाइल अल्कोहल का नहीं दे रखा, पूछा ही वो है शायद। देखते हैं क्या पूछा है, लेट्स सी। दोनों के मोल फ्रैक्शन है, एक का है तो दोनों का दे दिया और साथ में मेरे को टोटल दे दिया। अगर मैं बात करूं इट्स वेपर प्रेशर एट सेम टी, तो इसमें सारा मुद्दा यह है कि इसका वेपर प्रेशर पूछा है तो कौन से वाला पूछा है, अकेले में कितना कि सॉल्यूशन में कितना। तो देखते हैं क्या, फिर बात करेंगे। तो टोटल प्रेशर मेरे को गिवन है। अच्छा, ये इक्वेशन सबके पास आ सकती है अब तो। प्रोपाइल अल्कोहल का प्योर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, इथाइल अल्कोहल का प्योर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। यहां मैंने क्या किया, प्योर प्रोपाइल का कर दिया पुट 200 और इसका कर दिया पुट मोल फ्रैक्शन 0.4 और यहां इथाइल अल्कोहल का प्योर का प्रेशर मैंने निकाल के आपको दे दिया। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में इथाइल अल्कोहल का प्योर प्रेशर पूछा हुआ है। और अगर आपको लगे नहीं प्योर नहीं पूछा हुआ, क्योंकि मतलब पढ़ो क्वेश्चन दोबारा। पता नहीं, यही तो सारा सवाल है, इसलिए तो ले रही हूं कि किस में पूछा है। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? मुझे भी सॉल्यूशन ही लग रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज दिस, इट्स वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर इज। ये सॉल्यूशन में पूछा तो सेम टेम्परेचर लिखते। एनीवेज सॉल्यूशन में पूछा है, क्या करूं? अगर मेरे से सॉल्यूशन में पूछा है तो यही तो है वो, ये तीनों दे के ये पूछ लिया, क्या दिक्कत है? अगर सॉल्यूशन में पूछा है तो सॉल्यूशन में प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ई इंटू एक्स ई था, उसकी जगह मैं सीधे पार्शियल प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल या लिख के ये तीनों तो दे ही रखे, ये पूछा है राइट। प्योर का नहीं पूछा, प्योर का पूछा होता तो लिखा जाता है प्योर, नहीं लिखा जाता। इसका मतलब किसका पूछा है? सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर पूछा है। तो यहां पर आपसे ये नहीं पूछा था, यहां आपसे क्या पूछा था बच्चों? तो मेरे को यहीं से ही आ जाना चाहिए था। आई वॉज बींग आस्क्ड दिस बिकॉज प्योर हमेशा मेंशन होता है हर क्वेश्चन में, याद रखना प्योर मेंशन होगा। मेंशन अगर कुछ नहीं होगा मतलब सॉल्यूशन में पार्शियल पूछा है। Vapor pressure of chloroform and this at 298 Kelvin are this and this respectively। मतलब अलग अलग दिए, अलग अलग दिए तो क्या दिए? प्योर P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म, P नॉट ऑफ, अब इसका डाइक्लोरोमीथेन है तो कुछ भी लिख लो आप अपनी कॉपी, आपकी कॉपी आप जानो। ये P नॉट दोनों दे रखे हैं। क्या पूछा है? कैलकुलेट द, दोनों के प्योर दे दिए प्रेशर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane। ये नीट में आने वाले पॉपुलर क्वेश्चन हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट किया जाता है कैलकुलेशन में। अब 1 घंटे में 45 करने होते तो जान निकलती है ऐसे क्वेश्चन में। डू इट। 35 मैं आपको ना मोलर मास दे देती हूँ। CH2Cl2 का मास है 85 मोलर मास और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास है 119.5। करिए, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, फिर पीए निकाल के पीबी निकाल के प्लस करके पीटी देना होता है क्योंकि मेरे को पीटी ही पूछा है जी। देखिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है? मेरे से क्या पूछा है? सॉल्यूशन के ऊपर कितना वेपर प्रेशर है, मींस पीटी देना। लोकेश क्विकली
सब कुछ दे रखा है, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, प्योर दे रखा है, पीटी शेयर कैलकुलेशन 343, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, बहुत गजब 345। तो अब आपको समझ आ गया 345 के आसपास है, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है। Raoult's law is a special case of Henry law. Statement is correct. Henry law is special case of Raoult's? No. Raoult's law is a special case of Henry law. देखा जाए तो सिर्फ कांस्टेंट ही तो बदला है। अगर ये दोनों हेनरी सिर्फ गैसियस सोल्यूट के लिए एप्लीकेबल था, राउल्ट्स किसी भी कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल। अगर सेम कंपोनेंट के लिए मैं दोनों लॉज लगाऊं, हेनरी या राउल्ट्स, सिमिलर प्रोपोर्शनलिटी दिखी होगी, यानी KH और PB नॉट अगर सेम हो गए तो दोनों इक्वेशंस भी सेम हो जाएंगी। हेनरी इज नॉट अ स्पेशल केस, हेनरी पहले पढ़ा है आपने। राउल्ट्स इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्लियर सबको? तो यहां हेनरी किया खत्म और राउल्ट्स तो शुरू हुआ है। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, या आज की क्लास की एंड स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, एवरी गैस विच ओबे राउल्ट्स लॉ इज एन आइडियल गैस, आइडियल सोल्यूशन, सॉरी आइडियल सॉल्यूशंस हर वो सॉल्यूशन कहलाएगी जो राउल्ट्स लॉ ओबे करती है।